हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नयनपुर कहकर एक गांव में रश्मि अपनी बहन आरुषि के साथ रहा करती थी। दोनों की उम्र लगभग 25 साल की थी। दोनों ने ही अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और तभी से दोनों अकेली रहती थी। आरुषि गांव में पिज्जा बनाकर बेचती और बचपन से वो अपनी छोटी बहन रश्मि की देखभाल करती आई, जबकि रश्मि कुछ काम नहीं किया करती और सिर्फ सजना संवरना ही करती। पिज्जा ले लो पिज्जा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट तरह तरह के फ्लेवर्स का पिज्जा। नयनपुर पिज्जा कॉर्नर, आइए आइए पिज्जा ले लो पिज्जा। अरे वाह आरुषि, तुम्हारे हाथ का बना पिज्जा तो एकदम कमाल का बना है। तुमने तो बड़ी से बड़ी पिज्जा कंपनी को भी मात दे दी भाई। हाँ, सच में शहर में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट है ये वाला पिज्जा। मजा ही आ गया भाई। मुझे और एक पिज्जा देना, और हाँ, इस बार चीज और टॉपिंग थोड़ी ज्यादा डालना। जी ठीक है, ये लीजिए। आरुषि पिज्जा बेचकर अपना और अपनी छोटी बहन रश्मि का पेट पालती। वो रोजाना रात को देर तक ओवर टाइम काम किया करती ताकि थोड़े और पैसे मिल सकें। एक रोज, ये देखो रश्मि, गांव में मेहंदी आर्टिस्ट की तलाश कर रहे हैं। क्यों ना तुम भी चली जाओ वहाँ पर, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लोगी और तो और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। और तुम ना हमेशा मेरी अम्मा मत बना करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ नहीं तो अब जाओ, जाकर कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रश्मि के इतना उल्टा बोलने के बावजूद भी आरुषि उसे कुछ नहीं कहती और उसके लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म फुलके सेकती है और उसे खाना देती है। आरुषि रश्मि का बिल्कुल एक माँ की तरह ध्यान रखती, लेकिन क्रूर रश्मि आरुषि से बहुत जलती और नफरत करती। दिन ब दिन आरुषि पिज्जा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और ये सब देखकर रश्मि को बहुत जलन महसूस होती है। पता नहीं ये आरुषि अपने आप को क्या समझती है। हमेशा से ही इसके कारण मुझे तकलीफ मिली है। जहाँ जाती है वहाँ सभी लोग बोलते हैं कि देखो बड़ी बहन इतनी सुंदर और छोटी बहन निहायत ही बदसूरत। देखो बड़ी बहन इतनी मेहनत से पैसा कमा रही है और छोटी बहन बस आराम फरमा रही है। रश्मि की जलन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। आरुषि अपने पैसों से अब एक नया घर लेने की सोचती है। नया घर? तुम नया घर ले रही हो आरुषि? हाँ रश्मि, मैंने हमेशा से यही चाहा था कि मैं एक घर और एक खेती की जमीन लूंगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की होगी। अब भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल हो ही रहा है। आरुषि खुद के नाम की जमीन और घर ले लेती है और ये सब देखकर रश्मि को और भी ज्यादा जलन होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरुषि रश्मि से आगे नहीं निकल सकती। मैं आरुषि को अपने जीवन में इतना सफल होते हुए नहीं देख सकती, कभी नहीं। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे आरुषि का किस्सा ही खत्म करना होगा। हाँ। रश्मि आरुषि को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसके जन्मदिन के केक में एक इंजेक्शन मारती है जो बेहोशी वाला होता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू आरुषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की मुबारकबाद हो आरुषि। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। चलो चलो, जल्दी जल्दी केक काट लो और अपना मुंह मीठा करो। हाँ। आरुषि केक काटती है और रश्मि उसे केक का एक टुकड़ा खिलाती है, जिसके बाद अचानक से आरुषि का सर भारी हो जाता है और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है रश्मि। रश्मि! इतना कहकर आरुषि वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी रश्मि उसे उठाकर एक ट्रक में डाल देती है और वो उस ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर कहती है, ओए घोंचू, ये ले तेरे पैसे, और हाँ ध्यान रहे इसे शहर में फेंकना है, ठीक है ना? और ऐसी जगह फेंकना है कि किसी को पता न चले। समझ गया ना तू? अरे मैडम,
आप आंख बंद करके हम पर भरोसा कीजिए, हम आपका काम एकदम सही तरह से कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो फिर टेंशन में मैं नहीं तुम आ जाओगे, क्योंकि तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। रश्मि वहां से चली जाती है और बेचारी बेहोश आरुषि उस ट्रक में बैठकर सीधे शहर पहुंचती है। शहर पहुंचते ही ट्रक में बैठा ट्रक ड्राइवर सोच में पड़ जाता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? शहर तो पहुंच गया मैं, लेकिन अब इस लड़की को फेंकूं कहां? शहर में तो हर जगह कोई ना कोई रहता ही है। ऐसे में अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। आइडिया, उस पास की नदी में फेंकता हूं इसे, वहां कोई नहीं नजर आ रहा है, बहुत सुनसान एरिया लग रहा है वो तो। वो मूर्ख ट्रक ड्राइवर आरुषि को उस नदी में फेंक देता है और तभी रश्मि उसे कॉल करती है। क्या खबर है, फेंक दिया कि नहीं उस बेवकूफ को? जी मैडम, और फेंकना भी ऐसी जगह है जिस नदी में ढेर सारी खतरनाक पानी के अंदर रहने वाले जीव हो। लिख के ले लो, पक्का मगरमच्छ का ही भोजन बनेगी आपकी बहनिया। वेरी गुड। आरुषि उस नदी में बह रही होती है कि तभी कावेरी नामक एक बूढ़ी मछुआरन उसे देख लेती है और चौंक जाती है। हे भगवान, ये लड़की, ये कहीं मगरमच्छ का शिकार ना बन जाए, मुझे इसे बचाना होगा, वो भी हर हाल में। हाँ। कावेरी फौरन नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच जाती है जहाँ पर आरुषि बह रही होती है और कावेरी उसे जाल में फंसाकर नाव में रख लेती है और अपने घर ले जाती है। कावेरी की देखरेख और जड़ी बूटियों से आरुषि एकदम ठीक हो जाती है और वो जब होश में आती है तभी उसे सब कुछ याद आता है, कैसे रश्मि ने उसे वो केक खिलाया और उसके बाद ही वो बेहोश हो गई। कावेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ की तरह मेरी देखभाल की और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपने मेरी जान बचाई, अपनी जान की परवाह किए बिना। आरुषि बेटिया, तू तो मेरी बेटी समान है, तू मुझे धन्यवाद मत कह, अब से मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी। हाँ कावेरी माँ, मेरी सगी बहन रश्मि ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे बस अब अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। कावेरी माँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। मैं अब शहर में ही अपना पिज्ज़ा स्टॉल खोलूंगी और अब यहाँ शहर में रहकर ही अपना जीवन यापन भी करूंगी। ये हुई ना बात आरुषि बिटिया, तू जो भी करेगी उसमें मैं तेरा साथ अवश्य दूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बिटिया। आरुषि अब शहर में ही अपना एक नया पिज्जा स्टॉल खोलती है और शहर के लोगों को भी उसका पिज्जा बहुत पसंद आता है। अरे वाह यार, ये पिज्जा तो बड़े से बड़े पिज्जा शॉप में मिलने वाले पिज्जा से भी बहुत टेस्टी है। मैं तो आपके पिज्जा स्टॉल का फैन बन गया भैया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बना है और ये पनीर पिज्जा तो और भी स्वादिष्ट है। मैं तो आपका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा आरुषि जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरुषि का पिज्जा ढाबा पूरे शहर में बहुत मशहूर हो जाता है और उसे बड़े बड़े पिज्जा कंपनीज भी हायर करते हैं और वो पिज्जा मेकिंग कंपटीशन में जीतकर भी कई सारे पैसे कमाने लगती है और इस तरह वो पैसे जुटाकर अपना खुद का पिज्जा शॉप खोलती है जो इंटरनेट पर बहुत फेमस हो जाता है। और आरुषि को शहर जाने के बाद सफल होते देख रश्मि को भी बहुत पछतावा और गुस्सा आता है। ओह नो, मैंने गलती कर दी उस आरुषि को शहर में भेजकर। बर्बाद होने की जगह वो तो आबाद हो गई। रश्मि सारी उम्र पछताती रहती है और गरीब पिज्जा वाली आरुषि ऊंचाइयों की इमारत छूती है। मालिनी और अक्षरा दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। मालिनी के देवर रंजन ने हाल ही में अक्षरा से शादी की होती है। अक्षरा के आने के बाद मालिनी के सास ससुर सुषमा और प्रीतम लाल अक्षरा के ही गुण गाने लगते हैं, जिससे मालिनी को बहुत जलन महसूस होती है। अरे वाह वाह छुटकन बहू, क्या तो स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। सीख लो बड़की बहू कुछ अपनी नई नवेली देवरानी से। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुमसे छोटी होकर भी, और एक तुम हो कि आज तक नमक और चीनी में ऊंच नीच कर रही हो। हैं? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अक्षरा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहिए तो आजमा लो। अरे ठीक है बड़की बहू,
अगर ऐसा ही है तो कल तुम दोनों पिज्जा बनाना। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया पिज्जा बनाता है और कौन पीछे रह जाता है। हाँ ठीक है पापा जी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पिज्जा बनाती हैं, लेकिन सभी घर वालों को अक्षरा का पिज्जा पसंद आता है। वो सभी उसी की तारीफ करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया। छुटकन बहू, पिज्जा का स्वाद एकदम अलौकिक है। सच में मजा आ गया आज तो। थैंक यू पापा जी। ये ले छुटकन बहू, तेरा शगुन। शादी के बाद ससुराल में पहले हफ्ते में ही तूने हमारा दिल जीत लिया। अब क्या कहूँ माँ, मेरी चॉइस हमेशा से ही बेस्ट रही है, हैं? हाँ हाँ, समझ गई बिटुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, अक्षरा सुषमा और प्रीतम लाल का दिल जीतते जा रही थी और मालिनी अपने सास ससुर से दूर। मालिनी को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। तभी वो अपने पति कौशल से अकेले में बात करती है। ओफो मालिनी, तुम भी ना खामखा गुस्से में गरम तवे की तरह तप रही हो। अरे मेरी जान, तुम्हारा पिज्जा भी अक्षरा जैसा ही बना था। ट्रस्ट मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। मुझे तो तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाकर बहुत मजा आया था। झूठी तारीफ मत करो कौशल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मालिनी। जब तुम नई नई आई थी तब भी माँ पापा तुमसे बहुत क्लोज हुए थे। ठीक वैसे ही अक्षरा के साथ भी हो रहा है। माँ पापा उससे थोड़े दिनों तक क्लोज हैं, फिर देखना वो उसे चारा तक नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल। उस अक्षरा की बच्ची ने चंद दिनों में ही माँ जी और पापा जी के दिल में ना इस तरह जगह बना ली है जिसे अब मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। खैर चलिए, हमें शिवांश के स्कूल की मीटिंग के लिए देर हो रही है। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। मालिनी और कौशल अपने 9 साल के बेटे शिवांश के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन जब सुषमा और प्रीतम लाल एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करके एक टैक्सी में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उस टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जिस कारण सुषमा, प्रीतम लाल और उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। सुषमा और प्रीतम लाल की मृत्यु के बाद अब दोनों जेठानी देवरानी में अनबन शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, इस घर का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। मालिनी दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, अब माँ और पापा के जाने के बाद हम लोग ही एक दूसरे के सहारे हैं। प्लीज जरा दिमाग नहीं, दिल से सोचिए। कौशल भैया, भाभी को समझाइए ना। तू अपनी बीवी को समझा। हम दोनों तुम दोनों की तरह इमोशनल फूल नहीं है। प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बांटो और इस घर का बंटवारा करो। और हाँ, ऊपर का बरसाती का कमरा जो पापा का था वो हमारा होगा। उसके पेपर्स मैंने ऑलरेडी बनवाए हैं। कौशल और मालिनी दोनों जायदाद का और घर का बंटवारा करते हैं और अब वो लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहने लगते हैं। अक्षरा अपना ढाबा खोलती है जिसमें वो पिज्जा बेचने लगती है। अक्षरा को कुकिंग का पहले से भी बहुत शौक होता है और अब वो अपने शौक को काम में बदल देती है। वो ढाबे पर तरह तरह का पिज्जा बनाकर बेचती है। तो फाइनली मेरी बीवी का सपना पूरा हो रहा है। यू नो व्हाट अक्षरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। अब बस अच्छे से काम करो एंड ऑल द बेस्ट अपने इस नए पिज्जा ढाबे के लिए। हाँ रंजन, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारे साथ के बिना पूरा नहीं हो पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। इसी बात पर तुम्हारे लिए ये तुम्हारा फेवरेट स्पेशल पेपरोनी पिज्जा। वाओ, इसे तो मैं 1 मिनट में सफाचट कर दूंगा। मालिनी ये सब खिड़की से देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है। देवरानी साहिबा ने पिज्जा ढाबा खोल लिया है। लेकिन इस बात की तो मुझे पक्की गारंटी है कि जब तक मेरी बुरी नजर है तब तक इस अक्षरा की बच्ची का कुछ भी सही नहीं होगा। ये कभी सफल नहीं होगी। मालिनी को लगता है कि अक्षरा के ढाबे पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वो खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान होती है कि अक्षरा के पिज्जा ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और ग्राहक उसके पिज्जा को खाने के लिए टोकन्स ले रहे हैं। ये देखकर मालिनी के तो तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया, और वो भी एक ही दिन में। ये अक्षरा सच में जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है। सभी ग्राहकों को अक्षरा के हाथों के बने पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और सभी उसकी जम के तारीफ करते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ऐसा पिज्जा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच में ऐसा टेस्ट एकदम कमाल का है।
अगर इतना अच्छा पिज्जा बनाकर बेचोगे तो हमें इसकी लत लग जाएगी। हाँ वाकई में बहुत ही अमेजिंग पिज्जा है और टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो और एक और चीज वाला पिज्जा दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। अक्षरा के पिज्जा ढाबा की सफलता देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। उससे अक्षरा और रंजन की खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं, ये अक्षरा और देवर जी इतने खुश नहीं रह सकते। मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। कुछ ना कुछ तो करना होगा मालिनी। तू यूं हार मान कर बिल में छुप के नहीं बैठ सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस अक्षरा का ही हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाने का। उसके बाद ही सब ठीक होगा और मेरे दिल में उसे रोज ना देखकर आग भी नहीं लगेगी। अगले दिन अक्षरा बाजार से पिज्जा ढाबा के लिए लगने वाला थोड़ा सामान खरीदकर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही होती है। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक देता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। तभी अक्षरा ऑटो रिक्शा के बाहर निकलकर उस भीड़ के करीब जाती है और तभी वो शिवांश को रास्ते में देख चौंक जाती है। शिवांश! अक्षरा तुरंत शिवांश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं घर पर क्रूर मालिनी अक्षरा के खिलाफ साजिश रचती है। वो उसके कमरे में घुसकर पूरे फर्श पर करंट फैला देती है। अब देखना, जब अक्षरा रानी यहाँ पर अपने कमरे में पहला कदम रखेंगी, वही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन जाएगा। तभी अचानक से मालिनी की पड़ोसन जमुना आकर चिल्लाने लगती है। अरे मालिनी, मालिनी, अरे बाहर तो आ मालिनी! अरे कौन सी आफत आ गई, अब चुड़ैल कहेगी। काहे को इतना तेज बज रही है भोंपू की तरह? कोई मर गया है क्या? अरे मालिनी, तेरा बेटा शिवांश बीच सड़क पर बेहोश पड़ा था। वो तो शुक्र है तेरी देवरानी अक्षरा का, जिसने उसे बचाया और अस्पताल ले गई। क्या? ये तो क्या कह रही है जमुना? मेरा शिवांश, मेरा शिवू। मालिनी देखती है कि शिवांश उसके पास रंजन के साथ आ रहा है। भाभी, शिवांश का ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन के कारण इसे बीच रास्ते में चक्कर आ गई और ये बेहोश हो गया। वो तो अक्षरा इसे सही समय पर हॉस्पिटल ले गई, वरना डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर जरा सी भी देरी होती तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती। रंजन शिवांश को मालिनी के पास छोड़कर चला जाता है और मालिनी की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अक्षरा के पास भागती है और वो उसके कमरे में जाने से पहले ही वो करंट हटा देती है और उससे माफी मांगती है। माफ कर दो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बुराई को मेरी ममता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक अच्छी चाची बनकर तुमने मेरे बेटे को बचाया। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ तुम्हारे पिज्जा ढाबा को चला सकते हैं? हाँ मालिनी दीदी, बिल्कुल। मालिनी और अक्षरा दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक होकर रोती हैं। इस तरह उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मालिनी सुधर जाती है और दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और सब लोग अब घर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। अनोखी की शादी राजवीर से होती है। ससुराल में सास बर्फी देवी और ससुर उदय रहते हैं। अनोखी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत माहिर होती है और तो और वो खाने के पदार्थों को अनोखे रूप से बनाने में एक्सपर्ट होती है। ससुराल में सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है तुमने अनोखी बहू। देख लो राजीव की अम्मा, क्या स्वादिष्ट खाना पकाती है तुम्हारी बहू, तुमसे भी बढ़िया। हाँ अनोखी बहू, एकदम लाजवाब खाना पकाया है। क्या खीर बनाई है, मुझे मेरी दादी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह की खीर बनाती थी, वो भी चूल्हे पर। आखिर बेबी किसकी है अम्मा? थैंक यू सो मच, आप तीनों को मेरा खाना पसंद आया। ये देखकर और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो अम्मा जी, और खीर लो और पूरी भी खाओ। आपके और पापा की सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल कम डाला है। ये लो अनोखी बहू, तुम्हारा शगुन। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। ये लो, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो। उदय और बर्फी देवी दोनों ही अनोखी को नेक देते हैं और अनोखी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अनोखी और राजवीर दोनों का शादीशुदा रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। एक रात 2 बजे। बहू,
मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। अरे बौरा गया हो का? रात के 2 बजे आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कोई पिज्जा शॉप खुला रखा होगा क्या? अनोखी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन अब रात के 2 बजे पिज्जा कहां से लाया जाए? तुम्हें कोई 24/7 ओपन रहने वाला पिज्जा शॉप पता है क्या हमारी कॉलोनी में? नहीं राजवीर, ऐसा तो कोई पिज्जा शॉप नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका अनोखा जुगाड़ है। मतलब? मुझे बस 10 मिनट दीजिए पापा जी, मैं अभी आई। अनोखी किचन में जाकर बचे हुए पराठों के ऊपर सब्जी, चीज, मेयोनीज और बाकी चीजों को अप्लाई करके टॉपिंग बनाती है और उन पराठों को ओवन में फटाफट गर्म करके उदय और राजवीर को परोसती है। ये रहा पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा? ये क्या है अनोखी बहू? हाँ अनोखी, पिज्जा और पराठा ये दोनों तो 2 अलग अलग डिशेस है ना। राजवीर, पापा जी, पिज्जा पराठा मतलब मैंने बचे हुए पराठों पर पिज्जा की टॉपिंग डाली है और उसे ओवन में गरम करके आप दोनों को परोस दिया। सिंपल। पिज्जा के बेस की जगह पराठे को पिज्जा बेस बना दिया। खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। राजवीर और उदय पिज्जा पराठा को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन दोनों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है। अरे वाह अनोखी बहू, तुम्हारा ये अनोखा पिज्जा पराठा आविष्कार तो एकदम गजब है। हाँ अनोखी, ये पिज्जा पराठा तो नॉर्मल वाले पिज्जा से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिज्जा बेस की जगह पराठे ने ले ली एंड पराठा रॉक्स। इट्स सुपर अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। अच्छा जी, तो मैं भी चख के जरा देखूं आखिर कैसा है ये पिज्जा पराठा। व्हाई नॉट अम्मा जी, ये लो ना, खाओ आप भी। बर्फी देवी भी पिज्जा पराठा को खाती है और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। आय हाय हाय हाय, गजब गजब गजब, क्या कमाल का पिज्जा पराठा है। मैं तो और खाऊंगी। हाँ आप सब खाइए, मैं और भी बनाकर लाती हूँ। बहू, इस बार ना चीज थोड़ा ज्यादा डालना। चीज 4 चांद लगा रहा है पराठे के साथ। ओके पापा जी। और हाँ अनोखी, मुझे कल टिफिन में भी पिज्जा पराठा ही देना। ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा, वो भी कोक के साथ। ठीक है राजवीर, दे दूंगी। अनोखी रसोई में जाकर और भी पिज्जा पराठा बनाती है और सभी को परोसती है और पूरा परिवार मजे से पिज्जा पराठा खाते हुए आनंद उठाता है। अगले दिन जब अनोखी राजवीर को टिफिन में भी पिज्जा पराठा देती है, तब उसे खाकर राजवीर के दोस्त भी पिज्जा पराठा के दीवाने हो जाते हैं। सब कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बाजार में अनोखी को उसकी सहेली गुनगुन मिलती है। अनोखी, तेरे और राजवीर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गुनगुन, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? अजीब बात है, अगर तेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है तो फिर वो हमारी कॉलोनी में एक औरत के साथ कैसे रहता है? हाँ, मतलब वो औरत खुद को उसकी बीवी मानती है। 2 महीने पहले ही उन दोनों ने शादी की है। मुझे लगा कि तेरे और राजवीर के बीच सब खत्म हो गया है, इसीलिए उसने दूसरी शादी की होगी। राजवीर की दूसरी शादी की खबर सुनकर मानो अनोखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं राजवीर? मेरे साथ ऐसा? गुनगुन, क्या तू मुझे उस घर तक ले जा सकती है? हाँ अनोखी, चल, अपने आप को संभाल। गुनगुन और अनोखी ऑटो रिक्शा में सवार होकर उस घर तक पहुंचते हैं और खिड़की में से ही अनोखी देखती है कि राजवीर उस औरत को गले से लगा रहा है और दोनों घर के अंदर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। राजवीर की नजर अचानक से खिड़की पर जाती है और वो अनोखी को देख लेता है और बाहर आकर कहता है, अनोखी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो अनोखी। अनोखी राजवीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोते हुए उस पर गुस्से से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप राजवीर, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। आई वॉन्ट डिवोर्स। अनोखी और राजवीर का कुछ महीनों बाद डिवोर्स हो जाता है। राजवीर डिवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अनोखी अपनी आत्मा सम्मान को चुनती है और राजवीर को छोड़ देती है और अकेली एक छोटे से मकान में रहने लगती है। अनोखी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर बहुत समय पहले ही चले गए थे। राजवीर ने मुझे जो दर्द दिया है
मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी, एक नए सिरे से, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तलाकशुदा हूं तो क्या हुआ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी। अनोखी अपना एक फूड स्टॉल खोलने का तय करती है और वहां पर वो उसकी सबसे अनोखी डिश यानी कि पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। ग्राहक अनोखे पिज्जा पराठा को देख बहुत आकर्षित हो जाते हैं और अनोखी की भी काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत औसम है ये पिज्जा पराठा। अब तो मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन करेगा तब मैं किसी पिज्जा शॉप में नहीं बल्कि आप ही के स्टॉल पर आऊंगा। अरे बहुत कमाल का है ये पिज्जा पराठा। मेरी तरफ से तो 10 on 10 मार्क्स हैं इसके लिए। मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए भी 5 पिज्जा पराठा पार्सल कर दो। पिज्जा पराठा को खाकर मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। धीरे धीरे अनोखी का पिज्जा पराठा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और सभी लोग दूर दराज से भी पिज्जा पराठा खाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की दूसरी बीवी उसका पैसा लूटकर भाग जाती है और वो अब अनोखी के स्टॉल पर उससे माफी मांगने आता है। अनोखी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और उसके लिए मैं माफी मांगने का हकदार भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो अनोखी। हमारा रिश्ता सिर्फ कागज पर खत्म हुआ है। हम दोनों फिर से अपने रिश्ते की और अपनी जिंदगियों की नई शुरुआत कर सकते हैं ना? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी राजवीर। उस दिन के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। चले जाओ यहाँ से राजवीर, और प्लीज आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम एक धोखेबाज और गद्दार आदमी हो। गेट लॉस्ट राजवीर। राजवीर शर्म से गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अनोखी पिज्जा पराठा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करती है। स्वाति की नई नई शादी होती है और वो मिश्रा परिवार में आती है। मिश्रा परिवार में स्वाति के मिलकर 25 लोग रहते हैं। स्वाति की सास गंगू स्वाति को पूरे परिवार से मिलवाते हुए कहती है, तो बहू, तुझे तो मैंने अपने पूरे परिवार से मिलवा ही दिया है। आसपास के लोगों में हमारा बहुत नाम है कि इतना बड़ा परिवार है और सब लोग इतने प्यार से आपस में कैसे रह लेते हैं। अब हम तो शुरू से ही ऐसे रहते आए हैं, इसीलिए हमें आदत है। तुझे भी हमारा परिवार बहुत अच्छा लगेगा। जी माँ जी। बहू, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। वैसे ही शादी की रस्मों में तू बहुत थक गई होगी और मैं यहाँ तुझे परिवार से मिलवाने लग गई। बहू चल, मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ देती हूँ, वहाँ जाकर तू थोड़ा आराम कर ले। वैसे भी अब तो तू इस घर की ही बहू है, तू कहाँ जाने वाली है। सब कुछ समझ ही जाएगी धीरे धीरे। स्वाति अपने कमरे में जाकर आराम करने लग जाती है। अगली सुबह स्वाति नहा धोकर रसोई में खाना बनाने जाती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है। अरे बहू, तू कुछ खास मत बनाना, सबके लिए नाश्ते में पराठे बना दे। और हाँ, सब लोग काम पे जाते हैं तो उनके लिए भी पराठे और सब्जी पैक कर दियो। जी माँ जी। स्वाति सबके लिए पराठे बनाती है और 2 पराठे ही सबके हिस्से में आते हैं। ये देखकर तुरंत स्वाति की सास और ससुर प्रकाश आते हैं। अरे बहू, ये क्या बना कर रख दिया? बहू, तुझे बताया तो था मैंने कि सब लोग पराठे ही खाएंगे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? क्यों, क्या हुआ माँ जी? मैं सब सही तो कर रही हूँ। आपने कहा था कि सब लोग पराठे खाएंगे, तो मैंने सबके हिसाब से पराठे बना दिए। अब इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? अरे बहू, सब लोग पराठे खाएंगे तो तुझे सबके लिए कम से कम 5 पराठे तो बनाने चाहिए ना। ये क्या 2-2 पराठे पकड़ाकर छुट्टी कर दी? 5-5 पराठे? ऐसे तो कम से कम 100 पराठे बनाने पड़ेंगे। और नहीं तो क्या। अरे बहू, हमारे में ऐसा ही होता है, सब लोग इतना तो खाते ही हैं। चल, सब लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पराठे बना, सबको काम पर भी जाना है। जी माँ जी। स्वाति अब सबके लिए 100 पराठे बनाने लगती है। पराठे बनाते बनाते स्वाति की हालत खराब होने लगती है। पसीने में लथपथ स्वाति पराठे बनाए जा रही होती है।
हे भगवान, 100 पराठे खाने वाला ससुराल। ओफो, अरे इतना खाना तो किसी ने शायद मेरी शादी में भी नहीं खाया होगा जितना ये लोग अपने घर में मुझसे बनवा रहे हैं। इस कहर से बचा लो भगवान, बहुत मुश्किल है ये काम तो। स्वाति 100 पराठे सुबह और 100 पराठे शाम को बनाती रहती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद पराठे बनाते बनाते स्वाति को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी स्वाति की ननद कांची उसे कमरे में लेकर जाती है और पानी पिलाती है। भाभी, आप ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से आपको चक्कर कैसे आ गए थे? वो इतने ज्यादा पराठे बना रही थी, चक्कर तो आने ही थे ना। अच्छा है भाभी, आपको पराठे बनाने के बाद ही चक्कर आए। जो तवे पर पराठा था वो मैंने सेक दिया है, आप आराम कर लो। कांची इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय स्वाति अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास आती है। बहू, कांची ने बताया कि तुझे चक्कर आ गए थे। जी माँ जी, इतनी गर्मी में 100 पराठे बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, चक्कर आ गए। अब भी सर भारी हो रहा है। ओहो बहू, ये सर तो इसीलिए ही भारी हो रहा होगा क्योंकि तू सुबह से आराम ही कर रही है ना। चल, शाम के खाने का समय होने वाला है, जाकर रसोई में सबके लिए पराठे और सब्जी बना दे। गंगू इतना बोलकर चली जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है। रसोई में खड़ी होकर जब स्वाति पराठे बना रही होती है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पराठे पराठे पराठे, अरे हद होती है। मन तो कर रहा है कि इनके पराठे में जहर ही मिला दूं। फिर देखूंगी मैं भी कि कैसे इतने पराठे मांगते हैं। अरे जब से शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने जितने पराठे बनाए हैं ना, उतने अगर कहीं बेच रही होती तो सामने एक नया घर में ले लेती अपना। बहू नहीं बल्कि पराठे बनाने के लिए एक रसोइया को घर लाए हैं, जैसे कि किसी को कोई चिंता ही नहीं है। स्वाति को पूरे परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई उसे समझ ही नहीं रहा होता है। सबसे तंग होकर स्वाति अपने पति महादेव के पास जाती है। महादेव जी, आप देख रहे हैं ना इस घर में मेरे साथ क्या ही हो रहा है। अरे मेरी सुबह रसोई से शुरू होती है और रात रसोई में खत्म होती है, पराठे बनाते बनाते 100 पराठे। सुनकर भी कान चौंक जा रहे हैं। तुम्हें नहीं लग रहा है स्वाति कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अरे करना ही क्या होता है, 100 पराठे बनाओ और पूरे दिन आराम से बैठो। तुम्हें बस इतना करने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे आपको अपनी पत्नी की जरा भी चिंता नहीं है? पता भी है 100 पराठे बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सबसे आसान काम है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। देखो स्वाति, करना तो पड़ेगा ही, और कोई बड़ी बात नहीं है 100 पराठे बनाना। महादेव भी स्वाति को नहीं समझता है और बल्कि उसे ही समझाता है। स्वाति सबसे परेशान होकर अब बस अपने कमरे में बैठ जाती है और वो पराठे बनाती ही नहीं है। सुबह काफी देर हो जाती है तो वहाँ स्वाति की ननद आती है। भाभी, माँ गुस्सा कर रही हैं, कह रही है इतनी देर हो गई है, अभी तक पराठे क्यों नहीं बने? बने भी नहीं है और ना ही मैं बनाने वाली हूँ। जिसको खाना है खुद बनाए। कांची सारी बात जाकर अपनी माँ को बताती है और तुरंत वहाँ उसकी सास आती है। बहू, क्या है ये? जब घर के काम ही नहीं करने तो यहाँ रह भी क्यों रही हो? चली जा अपने मायके। ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप सबको परेशानी क्यों हो रही है? बस 100 पराठे ही तो बनाने हैं ना, वो तो आप लोग बड़े आराम से बना लोगे। गंगू और कांची दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब घर में हर रोज एक एक करके नंबर लगने लगा। और जिस दिन जो पराठे बनाता रात तक उसकी तबीयत ही खराब हो जाती। ये देखकर गंगू की देवरानी लक्ष्मी बोलती है, पहले तो हम सब मिलकर बनाते थे, तब कभी इतना पता नहीं चला, लेकिन अब जब अकेले अकेले बनाए तब हालत खराब हो गई। बेचारी बहू ने इतने समय तक पता नहीं कैसे बनाए होंगे 100 पराठे। हाँ, सही कह रही है। तो हमें बहू से जाकर माफी मांगनी चाहिए। हमने भी तो बहुत गलत किया है ना बहू के साथ। सब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग स्वाति के पास जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हमने तुझे अकेले 100 पराठे बनाने को कहा, जबकि ये हमसे हो ही नहीं पाया। हाँ भाभी, बहुत मुश्किल है 100 पराठे बनाना। अब जब आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और पता चल गया है कि 100 पराठे बनाना कितना मुश्किल है, तो अब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब से हमेशा 2-3 लोग तेरा साथ देंगे। इसी के साथ अंत में 100 पराठे खाने वाले ससुराल में स्वाति को ससुराल की मदद मिल जाती है, जिससे काम आसान हो जाता है। राजू एक कुम्हार होता है जो बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है और गांव में उसे बेचा करता है।
गांव के लोगों को राजू के बनाए बर्तन बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए गांव के लोग बस राजू के पास से ही मिट्टी के बर्तन लिया करते हैं। राजू अपने बेटे सूरज के साथ उसी गांव में रहता है। एक शाम राजू काम करके घर पहुंचता है तो अपने बेटे से बोलता है, हमारे मिट्टी के बर्तनों की बिक्री तो बहुत ही अच्छी हो रही है, गांव के लोगों को पसंद भी आ रही है। अब अगर ऐसे ही हमारा काम आगे भी चलता रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। पिताजी, आप इतने अच्छे बर्तन बनाते हो, ऐसे कैसे लोग नहीं खरीदेंगे? मेरे दोस्त भी सब यही कहते हैं कि मेरे पिता जैसे कोई भी इस गांव में मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता है। आप सबसे अच्छे हो पिताजी। अब हम बस ऐसे ही कुछ और पैसे जमा हो जाए, फिर मैं तेरे लिए तेरी पसंद वाली साइकिल ले आऊंगा। मुझे पता है कि तुझे वो साइकिल कब से पसंद है। पापा, आप बहुत अच्छे हो। आपको सब पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। राजू इसी तरह अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन उसी गांव में बिरजू नाम का एक और कुम्हार होता है जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आते हैं। एक शाम जब बिरजू मिट्टी के बर्तन बेच रहा होता है तो वहां रात तक कोई नहीं आता है, इसीलिए बिरजू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस राजू की वजह से गांव में कोई भी मुझसे मिट्टी के बर्तन नहीं लेता है। अरे मुझसे क्या ही अच्छे बनाता होगा, उसे खुद तो कुछ आता नहीं है, मेरा काम और खाकर बैठ गया। किसी दिन उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि कभी भी ऐसा कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा। और अब उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। अब उसका बहुत हो गया है, इसका अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे इसकी अकल ठिकाने पर आए। बिरजू राजू से बहुत जलने लगता है और अब उसके मन में ये बात भी आ जाती है कि अब वो बस राजू को बर्बाद करने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद बिरजू एक आदमी को पैसे देते हुए बोलता है, ये लो पैसे, शाम के समय यहाँ से राजू अपने मटके लेकर जाएगा और तभी तुम्हें उसे उड़ा देना है। मारना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ठोकना है कि उसके हाथ टूट जाएं, अपाहिज हो जाए। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है वो। राजू शाम को उसी रास्ते से जाने लगता है और तभी गाड़ी वाला वहाँ से जाता है और अपनी गाड़ी से राजू को उड़ा देता है। वहाँ के लोग राजू को हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। उस एक्सीडेंट में राजू के दोनों हाथों में लकवा मार गया था और वो हाथ से अपाहिज हो जाता है। ये देखकर सूरज बहुत रोने लगता है। पिताजी के दोनों हाथ नहीं है। घर की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिताजी पहले ही इतने परेशान रहने लगे हैं, अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि घर के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए तब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी ने अब तक घर के लिए बहुत कुछ किया है। अब सूरज खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद सूरज के पास एक औरत आती है और बर्तन देखने लगती है। अरे ये तो आड़े टेढ़े बर्तन हैं, इसको कौन खरीदेगा? आप ले लीजिए, भले ही थोड़े कम पैसे दे देना। नहीं नहीं, ऐसे बर्तन लेने का क्या ही फायदा, ऐसे बर्तनों का क्या ही इस्तेमाल होगा। हाँ नहीं तो। सूरज के बनाए बर्तन कोई नहीं ले रहा था और घर की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। सूरज परेशान होकर जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। तभी उसे एक साधु बाबा दलदल में डूबते हुए दिखाई देते हैं। सूरज बिना सोचे समझे उन्हें बचाने चला जाता है और जैसे तैसे निकालता है उन्हें दलदल से। बाबा जी, आप ठीक तो है ना? आप दलदल में कैसे फंस गए थे? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं दलदल में डूब जाता। तुमने आज मुझे बचा लिया। बाबा, खुशी है मुझे कि मैं आपके किसी काम आया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली लो, इसमें जादुई बीज हैं। परेशानी तो हर किसी के पास ही होती है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वही बड़ा होता है। और तुम इन बीज को बो देना, फिर देखना इन बीज का चमत्कार। भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करें। सूरज घर आता है और अपने खेत में उन बीजों को बोने लगता है और फिर घर आकर आराम से सोने लगता है। बाबा भी ना, आज के समय में यह जादू चमत्कार कैसे हो सकता है? लेकिन अगर बाबा ने इतने विश्वास से वो बीज मुझे दिए थे
तो मैंने उन्हें बो दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस भगवान से इतना ही मांगूंगा कि मेरे घर की मुश्किलों को कम कर दे वो। सूरज भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। अगली सुबह जब सूरज उठकर खेत में जाता है तो वहाँ बर्तन ही बर्तन हर तरफ देखकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है। ये क्या? ये तो सच में जादुई बर्तन की खेती हो गई, और वो भी रातों रात। उन बाबा की बात सच हो गई। सूरज अब उन बर्तन को बेचकर खूब पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे सूरज के घर के हालात अब सुधरने लगते हैं। सब अच्छा हो रहा होता है और एक बार फिर ये सब जब बिरजू को पता चलता है तो उसको जलन होने लगती है। इतनी मुश्किल से मैंने इसके बाप को यहाँ से भगाया था और अब इसका बेटा आ गया। बेटा तो बाप से भी 4 कदम आगे निकला। इसकी वजह से आए हुए ग्राहक भी चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो उनके पास इतने सारे बर्तन आ गए। बिरजू को अब सूरज पर शक होने लगता है, इसीलिए वो अब सूरज के आसपास घूमने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो सूरज को जादुई बर्तन की खेती करते हुए देख लेता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। यह बर्तनों की जादुई खेती कर रहा है, तभी तो इतनी जल्दी इसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। कोई बात नहीं, वो क्या सोच रहा था कि ये जादुई कमाल कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। मैं सब समझ गया हूं, और अब जब ये मुझे पता चल गया है तो अब ज्यादा दिन तक वो सूरज इसका फायदा नहीं उठा सकता है। मैं आज रात में जाकर इसके जादुई बर्तन के खेत में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूं कि ये कैसे मेरे ग्राहक लेगा। बिरजू रात के समय सन्नाटे में सूरज के खेत में जाता है कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बिरजू खेत की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी बहुत तेज बिजली कड़कते हुए बिरजू पर आ गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण भारी बरसात में भी बिरजू आग से जलकर राख हो जाता है। वही सुबह जब सूरज उठता है और अपने जादुई बर्तन को खेत में ले जाता है और खेत को चूमते हुए घर की ओर जाकर देखता है तो राजू का भी हाथ ठीक होने लगता है। बेटा, तूने देखा अब मेरी हालत में पहले से कितना सुधार है। भगवान, ये आपकी ही कृपा है। आपने मुश्किलें दी और फिर उन मुश्किलों से निकाला भी आपने ही। हमारे हालात सुधर गए। पिताजी के हाथ में बदलाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज अब अपने काम को मेहनत से करता है और खूब तरक्की करता है। वहीं बिरजू को अपने बुरे कर्मों का ही फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।